शीतल सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस और विपक्ष के ये साझा प्रयास कितने कामयाब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को क्या हो गया है। आज कर्नाटक में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जो थी वो उसने 40% कमीशन करके विधानसभा को अशुद्ध कर दिया था। तो आज कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा में गंगा जल छिड़का, गौमूत्र छिड़का, हनुमान चालीसा का पाठ किया कि इस वैज्ञानिक युग में गंगा जल और गौमूत्र से वो शुद्ध कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो अखिलेश यादव कहती हैं कि योगी जी ने मेरे घर को भी गंगा जल से छिड़का था, तो अब गंगा जल मान लिया जाना चाहिए। गौमूत्र एक ऐसी चीज कांग्रेस मान रही है जिससे सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ये कांग्रेस को क्या हो गया है, और इस विचारधारा के साथ विपक्ष क्या एकजुट हो पाएगा? खैर, ये मैं इससे डाइवर्जन होगा, मैं इस बात पर विशेष नहीं जाऊंगा। हमारे मित्र राजेश जी इसको बताएंगे, वो काफी अच्छे ढंग से इन प्रसंगों की व्याख्या करते हैं, और श्रवण जी यही है, उसको एडिट कर देंगे जो हम लोग बोलेंगे। तो मैं फिलहाल उसी पे आऊंगा जो आपका मूल विषय है। देखिए, पिछले चुनाव में 19 में इस तरह का कोई प्रयास संभव नहीं हो पाया था, और 14 में तो सब अपने अपने तरह से थे ही मैदान में। अब 24 में ऐसा बन रहा है कि विपक्ष जो है लगभग लगभग सभी एक बात पर सहमति सब में है कि ये जो सरकार केंद्र में है, इसका लोकतंत्र में वैसा विश्वास सामने नजर नहीं आता जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग स्वर हैं। केजरीवाल उसको बहुत कड़े स्वर में कहते हैं, और केसीआर भी कहते हैं, ममता बनर्जी भी कहती हैं। कुछ लोग उसको थोड़ा सा विनम्र ढंग से कहते हैं, नीतीश कुमार जैसे, और कुछ लोग बीच की लाइन रखते हैं, कांग्रेस जैसे। लेकिन एक बात सब में है कि सब इस बात को मानते हैं कि जो अभी मौजूदा दौर है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और इसी डर से सभी राज्यों में विभिन्न एजेंसियों के, विभिन्न नेताओं के, उनके दोस्तों के, उनके परिचितों के यहाँ छापे पड़े हैं, या मामले चल रहे हैं, या उनमें ऊंच नीच होती रहती है, या उनकी पार्टियों के लोग और विधायक वगैरह तोड़ के मिलाए गए हैं, छोड़े गए हैं, मुकदमे हटाए गए हैं, फिर ये सब हुआ। इस सब ने सारे विपक्ष में कुछ साझा सहमति अघोषित तौर पर पैदा कर दी है। वो ये कि भाई इस सरकार का विरोध अकेले नहीं हो सकता। अब दो बातों पे लोगों की सहमति है। एक कि ये जो वर्तमान सरकार है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। खतरे की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। और नंबर दो कि इसका मुकाबला करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि सब लोग कुछ न कुछ आपस में किसी स्तर का तालमेल बनाए। ये दो बातें लगभग सभी विपक्ष के लोग अपनी अपनी स्टाइल में, अपने अपने तौर तरीके से कह चुके हैं। अब इसको, इस स्वर को एक करना, एक बद्ध करना, और इसको एक इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा कुछ बनाना, कुछ सीटों का तालमेल वगैरह करना, ऐसा करने की जो कवायद एक समय में हम हरकिशन सिंह सुरजीत साहब की देखा करते थे, एग्जैक्टली वैसी तो कोई करता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक अच्छी कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ पॉजिटिव ये है कि उनको, जो इस देश में विभिन्न विपक्षी दल हैं, लगभग यहां तक कि ऐसे दल भी जो सीधे सीधे नहीं लेकिन अपरोक्ष रूप से केंद्रीय सरकार के साथ है, जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनसे भी उनका संवाद है। नीतीश कुमार के साथ ये पॉजिटिव है कि उनकी संवादहीनता किसी के साथ नहीं है। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, एक तो उसका कोई कद हो, और दूसरे उसकी संवादहीनता न हो। ये लाभ नीतीश कुमार के साथ है। ये उनके व्यक्तित्व में ये कुशलता है, और इस कुशलता का लाभ मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में एक विपक्ष के किसी भी किस्म के एक ढीले ढाले ही सही, लेकिन एक संयोजन में मिलेगा। अब वो किस फॉर्मेट में होगा, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी कोई चीज बनाएगा, वो कोई एक नेता चुनेगा या नहीं चुनेगा, या खुला रखेगा इस बात को, अलग अलग राज्यों में अलग अलग करेगा, या ऐसा होगा कि कुछ लोग कुछ लोगों के साथ होंगे, कुछ लोग कुछ लोगों के साथ नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल एक सहमति रहेगी। ये सब चीजें अभी भविष्य के गर्भ में, इनमें से कुछ होगा। लेकिन ये तय है कि कुछ होने की ओर एक बढ़त कंटिन्यूअसली हो रही है। एक कॉमन मिनिमम सहमति बन भी गई है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना बाकी है,
और कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म बनना बाकी है। ये हम लोग भविष्य में देखेंगे। अब इस पर हमारे जो वरिष्ठ और मित्र हैं और काबिल मित्र हैं, अब उनसे भी सुनते हैं। ये मेरी धारणा आज की परिस्थितियों के बारे में है। शीतल सर, आप क्या यकीन करते हैं कि 2024 में एक मजबूत स्तंभ बन पाएगा जो मुकाबला करेगा ब्रांड मोदी का? मैं तो आशावादी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जरूर कुछ न कुछ होगा जिसकी हम अभी जिस पर हमारी शंकाएं आज हैं और जायज शंकाएं हैं। लेकिन जो दबाव है वो दबाव जनता का है जो इसको एक सिरे पर पहुंचाएगा, ये मुझे विश्वास है। देखिए, केजरीवाल साहब अभी बयान दे रहे हैं। कल 2 दिनों में उनके जो बयान है वो, उनको जरूरत है कि राज्यसभा में सारे विपक्षी दल मिलके उस कानून से उनकी रक्षा करें जिसका अध्यादेश आ चुका है और जिसने सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को उलट दिया है। तो केजरीवाल साहब ने पिछले 1-1.5 महीने में ही राहुल गांधी के खिलाफ जब जजमेंट आया था तो एक बयान देके एक ओपनिंग भी की है। लेकिन चूंकि इन दलों के बीच कड़वाहट इतनी गहरी पैदा हो गई आमने सामने के चुनाव की वजह से, जैसे वाम पक्ष के पास अब एक ही स्टेट है, केरल में कांग्रेस और सीपीएम आमने सामने है, सीपीएम का मोर्चा और कांग्रेस का मोर्चा। बहुत कर्रा उनका वहां कड़वाहट है वहां की पॉलिटिकल इकाई में और कांग्रेस के बीच में। लेकिन सीताराम येचुरी मौजूद थे कर्नाटक में। तो जो मैं ये नहीं कहता कि सीपीएम की तरह से हर दल में ये संभावनाएं उतनी सरल हैं, लेकिन जो कठिनाइयां हैं वो आयरन आउट होती हैं और राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये इस बात को मैं फिर से मैं भी तस्दीक करना चाहता हूँ। तो इसलिए बहुत निराशा की जरूरत नहीं है। जो दबाव है वो दबाव मजबूर कर रहा है कि ये जो दल है ये बहुत स्पष्ट नहीं तो अस्पष्ट समझौता जरूर करेंगे। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि वो लेफ्ट का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस की उन सीटों पर वो कांग्रेस की मदद करेंगी बंगाल में जिनमें वो समझेंगी कि उनकी जगह कांग्रेस का लड़ना बेहतर है। तो ऐसी अगर आधा दर्जन सीटों पर भी ममता बनर्जी कांग्रेस का सपोर्ट बंगाल में करती हैं तो कांग्रेस वहां से आधा दर्जन सीटें जीत के आ सकती है और जाहिर है कि इसमें से कुछ सीटें बीजेपी की हो सकती हैं। ठीक है, सीपीएम की सीटों पे वो ऐसा नहीं करेगी, ना करे। तो इस तरह से कुछ ऐसे समझौते जो हमें अभी दिखाई नहीं देंगे वो हो जाएंगे। और आम आदमी पार्टी के साथ भी मुझे बिल्कुल उम्मीद है, मैं टच में हूँ चीजों के, कि कोई न कोई एक सीट एडजस्टमेंट जैसी चीज अंडर हैंड जरूर जनरेट हो जाएगी इन 13-20 सीटों में भी और अन्य जगहों में भी चुनाव से पहले, आप देखिएगा। और इसमें निश्चित तौर पर नीतीश की पर्सनैलिटी की एक मेजर भूमिका होगी, मुझे इस बात की आशा है। और आने वाले दिन इसको अनफोल्ड करेंगे। अभी तत्काल कुछ कह पाना, जल्दी में कुछ कहना ठीक भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शीतल सर। और मैं भी ये देख रहा हूँ, आनंद सर, मैं आऊँगा आपके पास। उत्तर प्रदेश में मेरा भी अपना मानना है कि अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं होता है तो नुकसान दोनों का होगा। मायावती के बारे में धारणा बन गई है कि वो बीजेपी की बी टीम है और ये तय बात है कि लोकसभा चुनाव में वो अधिकांश सीटों पर जी। शीतल सर, आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। एक बात मैं दोनों बार भूलना शुरू हो गया है। एक चीज मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूँ रेगुलर। एक जो जनमानस है देश में, उत्तर प्रदेश में भी, अगर देखिए वो एक तरफ चलना शुरू करता है, तो जहां तक जनमानस का सवाल है वो इस समय बीजेपी के बरक्स सिर्फ कांग्रेस की ओर चल रहा है, किसी रीजनल पार्टी की ओर नहीं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये संकेत मुझे अनवरत मिल रहे हैं। जो जनमानस है, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता, उसकी जो चाल है, उसकी जो बोल चाल है, वो कांग्रेस की ओर बढ़ रही है। और यहां तक कि जो बीजेपी में रहने वाले असंतुष्ट हैं उनकी भी, ये भी दर्ज कर लेना चाहिए आज।